हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित अलग अलग परीक्षाओं के लिए स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे रेगुलर अपडेट्स के लिए और रेगुलर स्टडी मटेरियल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा सेक्शन है प्रैक्टिस सेट 4 का। 3 प्रैक्टिस सेट्स में ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। इसके अलावा 15 प्रैक्टिस सेट्स हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो भी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, पावन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो ए आय अव आव, ये वाली जो संधियां आपकी होती हैं ये होती हैं आपकी अयादी संधि। तो अगर बात करें पावन की और पवन की, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें प प्लस अन, तो ये है आपका पावन का संधि विच्छेद, जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर बात करें पो प्लस अन, तो ये होता है पवन का। ठीक है, पवन भी बहुत पूछता रहता है, याद रखिएगा। पो प्लस अन होता है पवन का। अगला देखते हैं, विपत प्लस जाल, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो यहां पर आपका विपत जाल होता है, विपत प्लस जाल व्यंजन संधि, ऑप्शन बी। ठीक है, संधि 3 प्रकार की होती है, मैंने आपको बता दिया था। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यथोचित का संधि विच्छेद है, तो बिल्कुल सिंपल है, तो यथा प्लस उचित। ठीक है, यथा प्लस उचित, ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही होगा। कौन सी इसमें संधि है? मैंने बताया था ए और ओ की मात्रा अगर किसी शब्द के बीच में दिखाई दे, वहां पर गुण स्वर संधि होती है, तो यहां पर गुण स्वर संधि है। यशोदा, ये भी बहुत पूछता रहता है, देखिए अलग अलग एग्जाम्स में। यशः प्लस दा, ठीक है, यशः प्लस दा, तो आपको दिख रहा है यशः मतलब यहां पर कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि यहां पर है। आगे, इनमें से त्रुटिपूर्ण वाक्य है, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। जब तक मैं नहीं आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना। तो जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ते रहना, जब तक मैं ना आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना। तो जो ऑप्शन इसमें डी है, जब तक मैं ना आऊं उस समय तक नहीं, ठीक है, तब तक तुम पढ़ते रहना, ये इसमें सही होगा। उस समय तक नहीं, केवल तब तक तुम पढ़ते रहना, तो ये इसमें सही होगा। ये आपका त्रुटिपूर्ण वाक्य है। आगे, अब गद्यांश देखते हैं। आरंभ में मानवतावाद का शोषण और बंधन से मुक्त करने के महान और उदार आदर्शों से चालित हुआ था। तत्व चिंतकों और साहित्य मनीषियों के मन में इस आदर्श का रूप बहुत ही उदार था, पर व्यवहार में मनुष्य की उदारता केवल एक ही राष्ट्र के मनुष्यों की मुक्ति तक सीमित होकर रह गई। धीरे धीरे राष्ट्रीयता नामक देवी का जन्म हुआ। यह एक हद तक प्रगतिशील विचारों की ही उपज थी। हमारे देश में भी नए जीवन साहित्य के स्पर्श से नवीन जीवन आदर्श जाग पड़े। मानवतावाद भी आया, दलितों, अधःपतितों और अपेक्षितों के प्रति सहानुभूति का भाव भी आया, और साथ ही साथ राष्ट्रीयता भी आई। पश्चिमी देशों में राष्ट्रीय भावना के बहुल प्रचार के एक राष्ट्र के भीतर सुविधाभोगी और सुविधा के जुटाने वाले दो वर्गों के व्यवधान को बढ़ाने में सहायता पहुंचाई। जिन लोगों के पास संपत्ति है, जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनका अंतर भयंकर होता चला गया। एक तरफ तो विषमता बढ़ती गई, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीयता की देवी युवावस्था की दहली पर पहुंचकर ऐसी ईर्ष्यालु रमणी साबित हुई जो सारे परिवार को ही ले डूबती है। इन विकृत विचारों से ठाए ठाए दो महायुद्धों को भूपृष्ठ पर उतार दिया। इस प्रकार मनुष्यता की महिमा भी विकृत रूप से भयंकर हो उठी। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। मानवता के उदय का प्रेरणा स्रोत क्या था? तो अगर आप पैसेज का पहला ही सेंटेंस पढ़ेंगे, मानवतावाद का शोषण और बंधन से मुक्त कराने के महान उदार आदर्शों से आरंभ में मानवतावाद आपका चालित हुआ था। तो जो ऑप्शन ए है आपका, मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त करना, यही आपका इनके उदय का प्रेरणा स्रोत था। अगला, राष्ट्रीयता का जन्म कैसे हुआ? तो अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो इसमें जो आप देखेंगे, जब उदार मानवतावाद एक राष्ट्र की परिधि में सीमित हो गया, तब आपका राष्ट्रीयता या नेशनलिज्म का जन्म हुआ। संकुचित राष्ट्रीय भावना का दुष्परिणाम क्या निकला? तो हमने देखा था धनी और निर्धन वाला जो इसमें लाइन थी, तो मानवता धनी और निर्धन दो वर्गों में बंट गई, ऑप्शन डी। मनुष्यता की महिमा किन कारणों से विकृत हो उठी? तो जो संकुचित राष्ट्रीय भावना थी, ठीक है, संकुचित राष्ट्रीय भावना और परिणामतः महायुद्ध, क्योंकि दो महायुद्धों की दहलीज पर विश्व को ठाए ठाए कर धकेल दिया, आपने देखा होगा।
तो वही इसका सही आंसर है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए, तो शीर्षक इसमें क्या होगा, मानवतावाद से राष्ट्रीयता की ओर, मानवता से राष्ट्रीयता की ओर, ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही होगा। इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम है, तो अगर आप देखेंगे तो कौन सा शब्द तत्सम है, जो पवन शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है। अगर बात करें बाकी की, तो पंख का क्या होता है तद्भव, पक्ष होता है। पकवान का क्या होता है, पकवान। ठीक है, आधा का हो जाता है और वाह और ना आपके दो आते हैं, आधा ना और पूरा ना, पकवान। ठीक है, पारा का क्या होता है, पारद। ठीक है, पारद इसका तत्सम होता है, याद रखिएगा। तो इसमें आपका क्या होगा, पवन। करपट का तद्भव रूप क्या है, तो करपट का तद्भव रूप है आपका कपड़ा। ठीक है, कपड़ा याद रखिएगा। देखिए कपूर का मैंने बताया था, कपूर का क्या होता है, कर्पूर। ठीक है, याद रखिए कपूर का कर्पूर होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जो मैंने आरो यारो के लिए तत्सम तद्भव का वीडियो बनाया है, प्लीज आप उसको जरूर देखिए। उसमें आपके करीब 347 तत्सम तद्भव है, आपकी तैयारी को बहुत अच्छा वो करेंगे, उससे बाहर प्रश्न जाने की उम्मीद काफी कम है। अगला, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तत्सम तद्भव के सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे सही कौन सा है आपका, घर और गृह, ये आपका सबसे सही है। अभिमानी का विलोम शब्द क्या है, निर्भिमानी। ठीक है, निर्भिमानी, ऑप्शन सी। आसक्त का विलोम क्या है आपका, विरक्त, ऑप्शन, सॉरी माफ कीजिए, हाँ ठीक है ठीक है, मैं कुछ और कंफ्यूज हो गया था। आसक्त का आपका विरक्त, ठीक है। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है, तो गगनचुंबी का क्या होगा, तल स्पर्शी। ठीक है, तल स्पर्शी यानी ऑप्शन डी। गगनचुंबी में देखिए समास भी बहुत पूछता रहता है, गगन को चूमने वाला, तो इसमें तत्पुरुष समास है, इसको भी याद रखिएगा। गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या है, लाघव। ये भी देखिए मैंने आरो यारो के 3 वीडियो डाले हैं, विलोम शब्द का, वाक्यांश के लिए एक शब्द का और तत्सम तद्भव का, प्लीज जाकर जरूर देखिएगा। रिक्वेस्ट आपसे मैं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत अच्छे उसमें प्रश्न है, आपको काफी यहां पर हेल्प करेंगे। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए, तो इसमें से लोकोक्ति कौन सी है, अगर आप देखेंगे तो अधजल गगरी छलकत जाए, ये जो है ये आपका लोकोक्ति है। बाकी सारे आपके मुहावरे के एग्जाम्पल हैं। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, 9-2-11 होना मतलब भाग जाना, गले पड़ना मतलब जबरदस्ती आपका मान न मान मैं तेरा मेहमान तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, जबरदस्ती गले पड़ना। इसके अलावा अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी का क्या मतलब होता है आपका, जो कम जिनके पास ज्ञान होता है, सम्मान होता है, ऐसे व्यक्ति ज्यादा दिखावा करते हैं। आगे, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, तो इस लोकोक्ति का क्या मतलब है, माफ कीजिए शायद ऊपर वाला प्रश्न रह गया, 19वां पहले देखते हैं। आंच ना आने देना मुहावरे का निम्न में से अर्थ कौन सा है, तो जरा भी कष्ट ना आने देना, ऑप्शन बी। अगला, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, तो इसका होता है परिश्रम का जो फल होता है वो हमेशा आपको मिलेगा। अगला, अमृत का पर्यायवाची क्या है, अमृत के पर्यायवाची हमने पिछले सेट में मैंने आपको सारे बता दिए हैं, पीयूष, अमी, अमीय, ठीक है, सुधा, ये सभी आपके अमृत के पर्यायवाची होते हैं। बात करें निकेतन किसका पर्यायवाची है, निकेतन आपका घर का पर्यायवाची है। पावक आपका अग्नि का पर्यायवाची है, इसके पर्यायवाची भी मैंने आपको अलग अलग सेट्स में पूरी डिटेल में बता दिए हैं। आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आविर्भाव का क्या पर्यायवाची होता है, उद्भव। ठीक है, आविर्भाव का देखिए विलोम भी बहुत पूछता है, आविर्भाव का विलोम क्या है, तिरोभाव। और आविर्भूत भी पूछता है कि आविर्भूत का विलोम शब्द क्या है, तो तिरोभूत। अगला, निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है, तो केतु किसका पर्याय नहीं है, तो केतु देखिए ग्रह का पर्याय नहीं है। केतु का मतलब झंडा भी होता है, निशान भी होता है और पताका भी होता है, लेकिन ग्रह का कोई मतलब नहीं है। बीती विभावरी जागीरी, अंबर अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है, तो देखिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, हमने बोलकर पढ़ा था ये एग्जाम्पल, और इसमें किसका उदाहरण है, ये अर्थालंकार का उदाहरण है। और अर्थालंकार कौन सा है आपका, रूपक अलंकार। जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो अंबर में पनघट, तारा में घट और उषा में नागरी यानी नायिका, इसका आरोप है, अतः यहां पर क्या है आपका रूपक अलंकार है, ऑप्शन डी। अगला, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहां पर आपका प्रतीप अलंकार है। तो देखिए प्रतीप अलंकार यहां पर क्यों है, यहां पर जो जमुना है
ठीक है, जमुना जल को उपमेय और श्याम शरीर को उपमान बना दिया गया है, इसलिए यहां पर आपका प्रतीप अलंकार है, ऑप्शन बी। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? तो अगर आप देखेंगे जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण से आपके वचन की पहचान नहीं होती, ऑप्शन बी। वचन बदलिए, तो भाला का वचन अगर बदलना है तो क्या होगा? भाले, ऑप्शन बी। स्त्री का बहुवचन बताइए, तो स्त्री का बहुवचन अभी आई थिंक ये शायद वीडियो की री एग्जाम में भी आया था, जहां तक मुझे याद है, स्त्रियां, ऑप्शन बी। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो जिसका पूर्व पद आपका अव्यय होता है, वहां पर हम सभी को पता है कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है, जैसे आमरण, ठीक है, यथोचित, यथासंभव, इसमें सब में आपका अव्ययी भाव समास है। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है? बहुव्रीहि, जैसे दशानन। दशानन क्या मतलब है? दश है आनंद जिसके, तो दशानन है, लेकिन दशानन यूज किसके लिए होता है? रावण के लिए यूज होता है, तो यहां पर कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, इसलिए यहां पर बहुव्रीहि समास है। ठीक है, अगला देखते हैं, मैं आपको रीजनिंग के आंसर बता देता हूं। तो 31वें की बात करें अगर, 31वें का जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी, समरसता। 32वें की बात करें जो वेन डायग्राम का प्रश्न है, 32वें का आंसर है आपका 8%, ऑप्शन ए। 33वें की बात करें तो पहले आप आराम से देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, सर टाइम नहीं देते आप, तो स्क्रीनशॉट आप आराम से ले लीजिए। 33वें की बात करें तो विकल्प बी इसमें सही उत्तर होगा आपका, विकल्प बी। 34वें की बात करें, 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से देखिए कौन सा आपका सही उत्तर है, ऑप्शन डी। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को पहचानिए, इसमें सीरीज वाला प्रश्न है, इसका आपका सही आंसर है 4। अक्षरों के उस संयोजन को ये हमें बताना है। इस तरीके के प्रश्न भी बहुत पूछता रहता है, तो ये आपका इसमें सही क्या होगा? विकल्प ए आपका इसमें सही होगा। रजनी का मुख उत्तर पश्चिम की ओर था, तो ये आपका डायरेक्शन सेंस टेस्ट का प्रश्न है, इसमें आंसर क्या है? उत्तर पश्चिम, बी। आगे देखते हैं, दो गणितीय संकारकों का स्थान आपस में बदले और नीचे दिए गए, ये वाला जो आपका प्रश्न है 38वां, इसका उत्तर है ए, डिवाइड और मल्टीपल वाला जो ऑप्शन है। 39वां जो आकृति वाला प्रश्न है, ये देखिए अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आकृति वाले प्रश्न इस बार वीडियो में काफी आए थे, तो हो सकता है यूपी ट्रिपल एससी ने ये ट्रेंड पकड़ा हो और इस तरीके के प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाए। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। 40वां देखते हैं, 40वां, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दोनों कथन पर्याप्त नहीं है। 41वां, छात्रों के एक कक्षा में राजेश शीर्ष से 15वें, तो राजेश इसमें शीर्ष से 15वें, जो रैंकिंग वाला प्रश्न है इसमें है 60, ऑप्शन ए। 42वें की अगर बात करें तो 42वां जो है आपका, इसका सही आंसर है ए, एट द रेट। 43वें की अगर बात करें ए बी सी डी ई वाला, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। 44वें की अगर बात करें तो इसका सही उत्तर है आपका, इसको ऑर्डर में हमें लगाना है, ऑप्शन ए। अगला, आज मंगलवार है, आज से 64वां दिन कौन सा होगा? तो ये होगा बुधवार। ठीक है, तो ये आपके रीजनिंग के प्रश्न थे। अगर कोई डाउट हो आप बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बता दूंगा। अब देखते हैं हम जनरल नॉलेज। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज कत्थक ठीक है, बिस्मिल्ला खान जी शहनाई ठीक है, जाकिर हुसैन, देखिए मैंने सुबह ही आपको बताया था, जाकिर हुसैन हारमोनियम नहीं बजाते, क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं, बहुत फेमस तबला वादक है। अमजद अली खान सरोद, इसको भी याद रखिएगा, ये ऑप्शन में काफी ज्यादा पूछता रहता है, ज्यादातर सरोद की जगह सितार कर देता है, तो बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। निम्न में से किस उच्च न्यायालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, इसको बोला जाता है फेमा एक्ट 1999 का, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसकी एक धारा है, सेक्शन है 37A, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, तो चैलेंज किया गया था कि क्या ये संवैधानिक है, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसकी मानी है, तो कौन से हाई कोर्ट ने ये मानी है? कर्नाटक उच्च न्यायालय ने। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, कारखानों के निजी स्वामी
एक औद्योगिक कर देते थे। तो इसमें देखिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इनकी कराधान प्रणाली कुछ इसी तरह की थी। मैंने कल आपको बताया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे की गई थी सन 1336 में, दो ब्राह्मणों के द्वारा, हरिहर और बुक्का के द्वारा। इसकी अगर बात करें तो इसमें देखिए चार राजवंशों ने मुख्य रूप से शासन किया है, संगमा, सलुव, तुलुव और अराविडु। और विजयनगर जी जो कृष्णदेव राय जी थे वो तुलुव वंश से संबंधित थे। ठीक है, तुलुव वंश से। फिर बता देता हूं, संगम वंश, सलुव वंश, तुलुव वंश और अराविडु। तो तीसरा जो वंश था तुलुव वंश, उससे ये संबंधित थे। बाकी मैं इनकी कृतियां आपको बता चुका हूं। दो इनकी कृतियां हैं। पहली है अमुक्त मलयादा जो तेलुगु भाषा में लिखी गई है। इसके अलावा एक और है जामवती कल्याणम जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। विजयनगर साम्राज्य मैंने आपको बताया था, इससे संबंधित एक और फैक्ट है। वर्तमान में देखिए अगर आप देखेंगे तो कहां पर है, दो मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी जो कर्नाटक में हम्पी है, जो कि एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वो जो सिटी के रिमेन्स हैं वो विजयनगर की सिटी के रिमेन्स ही माने जाते हैं, उसी के अवशेष हैं। तो एक ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, याद रखिएगा। देखिए अभी हम्पी जो मैंने आपको बताया, जो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष जहां पर मिलते हैं हमें वर्तमान में हम्पी, वो अभी करंट अफेयर्स में भी चर्चा में था। क्यों? क्योंकि वहां पर जुलाई में आपकी तीसरी G20 की कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक भी आयोजित की गई थी। तीसरे G20 की तीसरी कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक, तो इस वजह से वो चर्चा में था। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कल, अगर जिन्होंने नहीं देखा वीडियो, कि जो बाबर है, बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है वो चुगताई तुर्की भाषा में लिखी है, और उसकी जो आत्मकथा है उसका नाम है बाबरनामा। उसमें दो हिंदू साम्राज्य का जिक्र हमें देखने के लिए मिलता है। एक है मेवाड़ जो कि राजस्थान का था, और दूसरा है विजयनगर। तो आपसे पूछे कि विजयनगर साम्राज्य का जिक्र हमें किसमें मिलता है, तो आपको बहुत सारी दे देगा, तो बाबरनामा उसका सही आंसर होगा। अब देखिए इससे जो प्रश्न बनता है वो ज्यादातर बनता है ट्रेवलर्स से, या जो यात्री आए विजयनगर साम्राज्य में। तो विजयनगर साम्राज्य में अलग अलग शासन काल में बहुत सारे विदेशी यात्री आए थे। तो मैं आपको एक जो 4-5 राजा हैं वो बता देता हूं, तो उससे आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा, उससे ही प्रश्न बन जाता है। सबसे पहले तो इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को से आया था, और उस समय भारत में तुगलक वंश का शासन था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये आया था। मैंने आपको कल बताया था इन्हीं के शासनकाल में, क्योंकि 1326 से 1351 तक का जो शासनकाल है वो मोहम्मद बिन तुगलक का है। उसी दौरान विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किंग कौन था उस समय? हरिहर प्रथम। तो हरिहर प्रथम के टाइम में कौन आया है? इब्न बतूता। कहां से? मोरक्को से। दूसरा देखते हैं, निकोलो डी कोंटी। निकोलो डी कोंटी आया है इटली से, और किस राजा के शासनकाल में आए थे? देवराय प्रथम। बात करें अब्दुल रज्जाक, जो कल हमने प्रश्न देखा था, अब्दुल रज्जाक आया था पर्सिया से। पर्सिया वर्तमान में कहां पर है? ईरान में। ठीक है, ईरान को जो क्षेत्र है उस वो पहले पर्सिया के नाम से जाना जाता था। वो आए थे देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तो ठीक है, देवराय प्रथम में आए थे निकोलो डी कोंटी, देवराय द्वितीय के टाइम में आया था अब्दुल रज्जाक। फिर आए थे डोमिंगो पेस, ये कहां से आए हैं? पुर्तगाल से। ये किसके शासनकाल में आए थे? कृष्णदेव राय जी के शासनकाल में। और इसके बाद एक और आए थे पुर्तगाल से, डुआर्ते बारबोसा। तो याद रखिएगा, डोमिंगो पेस और बारबोसा आए हैं कृष्णदेव राय के शासन काल में। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी, जो पुर्तगाली गवर्नर था, कौन? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, जिसने बीजापुर के सुल्तान से 1510 में गोवा जीता था, उससे कृष्णदेव राय जी के काफी अच्छे संबंध थे, बहुत फ्रेंडली रिलेशन थे, यह माना जाता है। और देखिए कृष्णदेव राय को एक नाम से और जाना जाता है, अभिनव भोज। ठीक है, अभिनव भोज के नाम से कृष्णदेव राय जी को जाना जाता है। इसका मतलब क्या होता है? जो कि लिटरेचर वगैरह या साहित्य वगैरह को काफी ज्यादा संरक्षण प्रदान करता है, इसलिए उनको अभिनव भोज बोला जाता था। इसके अलावा इनको आंध्र पितामह और आंध्र भोज भी बोला जाता है, याद रखिएगा। तो यही सारे प्रश्न आपके इससे संबंधित थे जो मैंने आपको बता दिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, इसको किस भारतीय राजा ने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इनको हराया गया था, और इन दोनों के बीच एक संधि हुई थी। और देखिए ये माना जाता है इतिहासकारों द्वारा कि ये किन्हीं भी इतिहास में, किन्हीं भी दो राजाओं के बीच, स्पेशली भारतीय इतिहास में किन्हीं भी दो राजाओं के बीच हुई पहली संधि थी। अब देखिए यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, मैं सारे प्रश्न आपको बताता हुआ चलता हूं। सबसे पहले तो जो सेल्यूकस निकेटर था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, इन्हीं का एक अम्बेसडर था, राजदूत था। क्या नाम था? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान जो पाटलिपुत्र वाला एरिया है, जो मुख्य रूप से इनकी राजधानी वाला क्षेत्र हुआ करता था, वहां पर उसने काफी समय तक अपना समय बिताया, और उस शहर की, या हम कह सकते हैं एक तरह से मौर्य प्रशासन के शहरों की, उसने हमें बहुत अच्छी एक तस्वीर दी है उनकी किताब के द्वारा। उनकी किताब का नाम क्या है? इंडिका। याद रखिएगा, इंडिका बहुत पूछता रहता है, और एक हम कह सकते हैं मौर्य काल का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है।
इसके अलावा मौर्य काल का एक और बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है क्या, कौटिल्य की अर्थशास्त्र। तो ये भी याद रखिएगा, कौटिल्य का असली नाम क्या था, विष्णुगुप्त था, और इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य को जो ग्रीक सोर्सेज है, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर ग्रीस से संबंधित था, तो ग्रीक सोर्सेज में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता है, सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, सेंड्रोकोटस। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है, देखिए आपने सुना होगा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख जो है, जो कि गुजरात के गिर क्षेत्र में स्थित है, वहां पर बताया गया था कि जो गुजरात का सूखाग्रस्त एरिया है वहां पर इनके द्वारा एक सुदर्शन लेक का निर्माण कराया गया था इरिगेशन पर्पस से, क्योंकि वो इलाका थोड़ा सा ड्राई क्षेत्र में आता है, सूखे क्षेत्र में आता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। कौन से धर्म के अनुयायी थे, ये भी बहुत पूछता है, तो ये जैन धर्म को इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में अपना लिया था। और एक जैन धर्म के संत थे भद्रबाहु, उनसे प्रभावित होकर ये साउथ इंडिया चले गए, और वहां पर ही जो कर्नाटक का श्रावण बेलगोला है वहां पर इनकी डेथ हो जाती है, सल्लेखना परफॉर्म कर। सल्लेखना मतलब स्टार्व्ड अनटू डेथ, यानी भूखा रहना और उसके बाद मृत्यु को अपना लेना। ठीक है, अनशन आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यही सारे संबंधित फैक्ट्स थे। इससे बात करें समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन या भारतीय नेपोलियन बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी अशोक और बिंदुसार से मैंने कल आपको जब डिटेल में बताया था तब बात कर ली थी। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में स्लम जनसंख्या की कितनी है, जो स्लम वगैरह जो ऐसे जो मलिन बस्तियों में रहते हैं, तो उनकी कितनी आबादी है 2011 की जनगणना के हिसाब से, तो यह है लगभग 9.5%। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था, तो इसको नाम दिया गया था भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी। तो बात करें अगर बैंकिंग की थोड़ी सी इंडिया में, अब बात करते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। ठीक है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि इसको एक एक्ट के द्वारा बनाया गया है। अब बात करें, जब भारत आजाद हो गया तो आरबीआई को ट्रांसफर किया गया भारत सरकार को, और एक एक्ट पास किया गया आरबीआई ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 में। ठीक है, और इसका जो राष्ट्रीयकरण पूरा होता है वो 1949 में 1 जनवरी को पूरा किया जाता है। अर्लियर देखिए, एक ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आरबीआई का वर्तमान में हेडक्वार्टर तो मुंबई में है, ठीक है, लेकिन इससे पहले इनिशियली इसका हेडक्वार्टर कहां पर था, इनिशियली इसको हेडक्वार्टर था कोलकाता में, इसको याद रखिएगा। अगर बात करें आरबीआई जब 1935 में बना था, इसके पहले गवर्नर उस समय कौन बने थे, उस समय बने थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। अगर बात करें पहले इंडियन गवर्नर कौन थे जब इसका नेशनलाइजेशन हो गया, तो वो थे सीडी देशमुख जी। अब वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास जी। क्यों चर्चा में है, लंदन में एक समारोह के दौरान इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया जा चुका है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और कुछ फैक्ट्स की जो बैंकिंग से संबंधित हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता रहता है। तो एक प्रश्न सबसे पहले यह पूछता है कि भारत में स्थापित होने वाला सबसे पहला बैंक कौन सा था, तो सबसे पहले बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना सन 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा की गई थी। अब बात करें अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उदय की, तो कैसे उदय होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता देता हूं। देखिए 1806 में बैंक ऑफ कैलकाटा को बनाया जाता है, ठीक है, इसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे को बनाया जाता है, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास को बनाया जाता है। बाद में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के इन तीनों बैंक को मिला दिया जाता है 1921 में, और तब आपका उभर कर आता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, 1806 में बैंक ऑफ कैलकाटा, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। 1921 में इन तीनों बैंकों को मिला दिया जाता है और क्या बनता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर बात करें, देखिए 1955 में जब भारत आजाद हो जाता है, तो फिर 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत लाया जाता है, और फिर इसका नाम बदलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से भारतीय स्टेट बैंक किया जाता है। अब आपसे पूछ सकता है कब, 1955 में। ठीक है, याद रखिएगा 1955 में से इसको हम एसबीआई के नाम से जानते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि ऐसा कौन सा बैंक है जो सबसे पुराना है और आज भी उसी नाम से भारत में चल रहा है, तो वो है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक आज भी उसी नाम से भारत में चल रहा है। इसकी स्थापना की गई है 1865 में। तो ये कहा जाता है कि इट इज द ओनली बैंक जो जब से एस्टेब्लिश हुआ है ऑपरेटिंग विद द सेम नेम, अभी भी उसी नाम से चल रहा है। तो ये सारे फैक्ट्स आपके बैंकिंग से संबंधित थे जो अलग अलग परीक्षाओं में आपसे पूछता रहता है। एक प्रश्न और पूछता है, मैं बताना भूल गया, कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन से साल में किया गया है, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया है। 14 बैंक आपके 1969 में राष्ट्रीयकृत किए गए थे। उसके बाद 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
ठीक है, आगे चलते हैं। 52वां, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात हमारे किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में इसकी बात की जाती है। सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? 5 तरीके की, तो जिसमें हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, क्वो वारंटो, प्रोहिबिशन और सर्टियोररी नामक 5 ये टोटल रिट है। अनुच्छेद 32 के तहत ये जारी करता है। एक बस मैं आपको यहाँ फैक्ट बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट जारी करते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। ऑप्शन में देखिए कभी कभी क्या कहता है कि जो रिट जारी करने का डोमेन है या क्षेत्र है किसका बड़ा है, देखिए उल्टा है, हाई कोर्ट का डोमेन बड़ा है सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी करने के मामले में। सुप्रीम कोर्ट के पास कम पावर है, मतलब उसका जो क्षेत्र है वो लिमिटेड है, लेकिन हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर्स हैं रिट जारी करने के मामले में। तो ये याद रखिएगा, अगर आपको ऑप्शन में दे कि सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा पावर है तो ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है। आगे, अभी हाँ कौन सा हाईकोर्ट चर्चा में था? द्रौपदी मुर्मू जी गई थी झारखंड हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग का अनावरण करने, और वर्तमान में भारत में सबसे बड़ी अगर किसी हाईकोर्ट की बिल्डिंग है तो वो झारखंड हाईकोर्ट की ही है। ये करंट अफेयर से चर्चा में था। आगे चलते हैं। जैरी स्केपिंग किससे संबंधित कल्पना है? तो अगर बात करें जैरी स्केपिंग जो है ये जल बचाव से संबंधित एक भू सुदर्शनीकरण की कल्पना है। तो आपका ऑप्शन ए। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और इससे ठीक 2 दिन पहले भी एक काफी इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय एड्स दिवस। ठीक है, एड्स एक वायरल डिजीज है, वायरस से होती है। ठीक है, और फुल फॉर्म क्या है एड्स की? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आगे चलते हैं। भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्री रणनीति पर सहमति व्यक्त की है? तो भारत ने किस देश के साथ? श्रीलंका के साथ भारत ने 4 सूत्री रणनीति पर आपका सहमति व्यक्त की है। किस संगठन को ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो किसको दिया गया है? RINL को, यानी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को यह अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा देखिए एक और पर्यावरण से संबंधित अवार्ड अभी काफी चर्चा में था, गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड। याद रखिएगा, गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड ये दिया गया है अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। ठीक है, इसी की तरह क्योंकि ये ग्रीन टेक अवार्ड है वो भी एनवायरमेंट से ही संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा, अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। अगला, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के अनुमोदन के द्वारा, ऑप्शन डी। अगला, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई है, ऑप्शन बी। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होता है? तो देखिए आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्घ्य आपकी घट जाती है, ऑप्शन सी। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में रखा जाता है? तो फॉरेक्स को आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संरक्षण में रखा जाता है, ऑप्शन सी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार में इनका नेतृत्व स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा किया गया था। किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को बढ़ाया और घटाया जा सकता है? तो पेंटोग्राफ की सहायता से। पेंटोग्राफ देखिए आपने देखा होगा, जो ट्रेन के इंजन के ऊपर लगा रहता है उसको भी पेंटोग्राफ ही बोलते हैं। ठीक है, ट्रेन के इलेक्ट्रिक ट्रेन के इंजन के ऊपर जो लगा रहता है उसको पेंटोग्राफ बोला जाता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 वर्षीय बचत योजना के तहत कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज अप्रैल 2023 में निर्धारित की गई है? तो कितना निर्धारित किया गया है? 8.2%। अगला, भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहां पर है? तो कहां पर है? चमोली, उत्तराखंड में। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी फ्यूचर सर्कुलर क्लोलाइडर प्रोजेक्ट से जुड़ी है? तो इसमें सर्म, जो ये यूरोपियन आपकी एजेंसी है, ये इससे जुड़ी हुई है। अब देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? तो ये हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन सी। सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जाना जाता है? कंट्रोल यूनिट के नाम से। अगला,
टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है? तो किस कुंजी को दबाकर मिटाया जा सकता है? बैक स्पेस, ऑप्शन बी। सीपीयू से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है वो क्या कहलाते हैं? उनको क्या कहा जाता है? पेरिफेरल। सीपीयू से, ठीक है, पेरिफेरल्स, ऑप्शन डी। निम्न में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है? तो वायरलेस को कौन प्रभावित नहीं करता? आपका जो संकेत क्षीणन है ये इसकी गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता। एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्या आपका कुंजियां प्रयुक्त होती है? कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन नहीं है? एमएस वर्ड जो है आपका कोई डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या है ये? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है जो किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकते हैं? तो किससे? आपके फैक्स मशीन से। हैकर से क्या तात्पर्य है? तो हैकर किसको कहा जाता है? वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है उसे हैकर बोला जाता है। प्रक्रिया क्या कहलाती है? हैकिंग। ग्रामीण भारत में भारत नेट निम्नलिखित में से किसकी पेशकश कर रहा है? तो आपको पता है 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने की बात की जा रही है और इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात ये कर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ओसीआर का क्या अर्थ है? ये भी देखिए अच्छा प्रश्न है। तो ओसीआर का अर्थ क्या होता है? प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञान, ऑप्शन ए। आगे, बाइनरी संख्या प्रणाली को यह भी कहते हैं। तो बाइनरी संख्या प्रणाली का बेस क्या होता है? बेस इसका होता है 2, ठीक है, बेस 2। आगे, कंप्यूटर शब्दावली में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन डी। यूएसबी का मैंने क्या बताया था आपको? यूनिवर्सल सीरियल बस, उसको भी याद रखिएगा, पूछता रहता है। ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की आम परास क्या होती है? तो इसमें रैम का जो नॉर्मल साइज रहता है क्या रहता है? 4 से 16 जीबी, 4 जीबी से 16 जीबी, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? तो क्या नहीं है? रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका कोई ब्लॉक डिवाइस नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी के कुछ प्रश्न। वर्ष 2023 में बर्जर ग्रुप एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगाने जा रही है? बहुत इंपॉर्टेंट देखिए प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश के हरदोई में ये लगाने जा रही है। और इसके अलावा देखिए हरदोई में एक पीएम मित्रा स्कीम सरकार चलाती है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क वगैरह उसमें लगाए जाते हैं। तो इसके तहत हरदोई में एक पीएम मित्रा यानी मित्रा पार्क, टेक्सटाइल पार्क लगाने की बात भी हरदोई में की गई है। आगे, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहां पर पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में ये आपको सिंगरौली के क्षेत्र में देखने के लिए मिलेंगे, जो हमारा देखिए मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर करता है एरिया। वो वाला एरिया थोड़ा सा कोयले में काफी ज्यादा समृद्ध है, जो सोनभद्र वाला एरिया है, ठीक है। मैं आपको मैप में दिखा देता हूं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ये देखिए जो कोयला प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं भारत में, कोयला प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं, उसकी बात है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा सोनभद्र रीजन है, जो यहाँ पर ये 20 लिखा है, 20। अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं 20, ये आपको समझ में आ जाएगा कौन सा रीजन है। ये आपका सिंगरौली वाला ही रीजन है। ये देखिए 20 सिंगरौली, ठीक है। तो हमारा सोनभद्र वाला जो एरिया है ये आपका इससे संबंधित है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सामान्य रूप से जलवायु किस तरह की है? तो हम सभी को पता है यहाँ पर मानसूनी जलवायु है। सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है उत्तर प्रदेश में? गोरखपुर में। सबसे कम मथुरा में। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो इसमें आपके देखिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं। अगर राजा टिकैत राय, इनका पूरा नाम था राजा टिकैत राय बहादुर, 1760 से 1808 तक इनका टाइम रहा या उस समय तक जीवित रहे। और ये अवध में 1791 से 1796 के दौरान असफ उद दौला के फाइनेंस मिनिस्टर थे। आगे चलते हैं। और उच्च स्थान प्राप्त है तो देखिए मुगलों के टाइम से ही आपको पता है जो हिंदू लोग थे या जो राजपूत लोग थे उनको काफी बड़ा बड़ा स्थान अलग अलग पदों पर दिया जाता था। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3500 करोड़ रुपए की लागत से 700 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया जाएगा? तो कहां पर लगाया जाएगा? ये कानपुर सिटी में, ऑप्शन बी। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना या 1090 कब शुरू की गई थी? तो ये 15 नवंबर 2012 को स्टार्ट की गई है। आगे,
कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, रिपीटेड प्रश्न है, बहुत ज्यादा पूछता रहता है, कहां पर स्थित है? आगरा में ये स्थित है। अगला, माफ कीजिए, तो क्या क्या है? कामतगिरी पर्वत सुबह ही बताया मैंने, चित्रकूट में स्थित है। कलिंजर दुर्ग ये बांदा में स्थित है, यहीं पर आपका इसके करीब ही शेरशाह सूरी की एक युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है। देवा शरीफ में हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, देवा शरीफ बाराबंकी में। कनक भवन आपका अयोध्या में स्थित है। ठीक है, तो आप मिला लीजिए, 88 का क्या सही होगा? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर ठीक होगा। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ? तो लगभग 7% के आसपास भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है। अगला, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है, तो ये देखिए थोड़ा सा गलत हो गया, वन और वृक्ष इसमें दोनों पूछे हैं। ठीक है, इसके लिए माफी चाहूंगा, वन और वृक्ष दोनों पूछे हैं। तो अगर वन की बात करें तो जो हमारी लेटेस्ट रिपोर्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की, उसके आधार पर 6.15% हमारे यहाँ वन का कवर है या फॉरेस्ट कवर है, और 3.08% हमारे यहाँ ट्री कवर है। तो 9.23% लगभग हमारे यहाँ टोटल है। तो इसका 9% ज्यादा बेहतर आंसर होगा, क्योंकि वन और वृक्ष आपसे दोनों पूछे हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है इसमें से? ये प्रश्न भी हमने करा हुआ है, इसमें सारे ही इसके मुख्य लोक नृत्य हैं। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? तो हुमायूं के द्वारा किया गया, उसके बाद में सबने इसे डेवलप किया है। हुमायूं आपको पता है, जब बीच में हुमायूं को आपको पता है शेरशाह सूरी ने हरा दिया था। ठीक है, बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ चौसा इनके बीच में होती है, वहां पर ये हार जाते हैं और इसके बाद ये यहाँ से चले जाते हैं। इसको बोला जाता है हुमायूं इन एग्जाइल। तो कहां पर ये उस समय शाह तहमस्प होता है, ईरान में एक राजा, पर्सिया में, वहां पर ये रहते हैं। और उस दौरान देखिए वहां पर कुछ पेंटर्स के संपर्क में ये आते हैं, मीर सैयद अली और अब्दुस समद। तो उसके बाद जब शेरशाह सूरी की कलिंजर के आसपास या कलिंजर के किले के आसपास मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये फिर से भारत में आते हैं और सिकंदर सूरी को ये हरा देते हैं। ठीक है, सिकंदर सूरी को हराकर फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो जब ये वापस आते हैं तो अपने साथ ये उन दो पेंटर्स को भारत में लेकर आते हैं, मीर सैयद अली और अब्दुस समद। तो वही दो पेंटर बाद में भारत में अलग अलग पेंटिंग्स के दौरान फिर यहां से एक तरह से हम कहते हैं मुगल चित्रकला की भारत में नींव पड़ जाती है। इसके अलावा बाद में बसावन, दसवंत, बहुत बड़े बड़े पेंटर्स यहां पर होते हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? तो यह 1992 में लागू की गई थी, यह भी हमने पहले प्रश्न किया हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सरकारी समिति की स्थापना कब हुई, कहां पर हुई थी? तो यह इलाहाबाद प्रयागराज में हुई थी। और अगर देखिए बात करें प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना की, तो वो भारत में पहला और प्रदेश में तो पहला था ही, कहां पर किया गया था? लखनऊ में 1938 में। याद रखिएगा, प्रथम और नियमित दुग्ध संघ 1938 में लखनऊ में स्थापित किया गया था। दुग्ध सरकारी समिति इलाहाबाद में, जो वर्तमान में प्रयागराज है उसमें। बात करें अगर उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास विभाग और दुग्ध राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब की गई है? तो 1976 में स्थापना ये की गई है, इसको भी याद रखिएगा। आगे, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो आपका देखिए फूलों का उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो कौन है? देखिए फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक, फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में तमिलनाडु, इसको याद रखिएगा। भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, तो लगभग आपका 15% टोटल इंडिया के एग्रीकल्चर लैंड का उत्तर प्रदेश में है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो 16.16%। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। ये हमने जब पॉपुलेशन की बात की थी तब भी मैंने आपको बताया था पिछले प्रैक्टिस सेट्स में। आगे, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनाकर एवं कैमूर किन जिलों में स्थित है? तो ये मिर्जापुर और सोनभद्र के जिलों में स्थित है। सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो ये मानसूनी जलवायु है। 2011-12 में दूध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो अभी भी आपका 2021-22 की बात करें, ठीक है, ये माफ कीजिए 11-12 नहीं है, 21-22 है। ठीक है, जो इस प्रश्न में आंसर दिया हुआ उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 21-22 में ये आपने देखा होगा राजस्थान में कहा गया है कि सबसे ज्यादा दुग्ध का उत्पादन हुआ है। ठीक है, अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट आया था उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि अभी भी उत्तर प्रदेश ही रैंक 1 है। तो अलग अलग रिपोर्ट के हिसाब से अलग अलग है। अगर बजट की माने तो उत्तर प्रदेश ही है, बाकी अगर जो न्यूज़पेपर्स में कुछ आर्टिकल्स आए थे उनके हिसाब से राजस्थान भी हो सकता है।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हारमोनियम आपके श्री राम श्रीवास्तव जी नहीं बजाते। ब्रज में आपका रास नृत्य होता है। मिर्जापुर में बिरहा, वैसे मुख्य रूप से अगर आप कहेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक है, तो मिर्जापुर भी आप थोड़ा सा इसमें मान तो सकते हैं। गायकी आपकी मुबारक अली खां, ये बिल्कुल ठीक है। तो हारमोनियम आपका श्री राम श्रीवास्तव सही नहीं है। तो यही देखिए हमारे 100 प्रश्न थे। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह अच्छे लग रहे होंगे, और अगर वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।